गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। वीडियो ऑन नहीं किया किसी ने अभी तक? वीडियो ऑन कर लो सब लोग। होमवर्क कर लिया सबने? हाँ सर। यस सर। ओके, क्या क्या डाउट है? हाँ, C1, C3 और क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। C2 भी, C2 ओके। C5 चलो, C1 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर C1 इज a ball is projected horizontally from the top of a tower of 80-meter height deep well with velocity 10 मीटर पर सेकंड। देखो एक टावर है, ऐसे दो टावर है ना, उनके बीच की डिस्टेंस है 7 मीटर। यहां से एक बॉल को थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये हाइट है 80 मीटर। ये हाइट कितनी? 80 मीटर। देन द पार्टिकल विल फॉल ऑन द बॉटम एट ए डिस्टेंस ऑफ। देखो इसमें बार बार ऐसे कोलिजन होंगे, ऐसे बार बार कोलिजन होंगे इसमें, और फिर फाइनली ये कहां जाके गिरेगा ये हमें बताना है ना। तो मैंने कोलिजन वाले क्वेश्चंस कराए थे इसमें प्रोजेक्टाइल में, कि मिरर इमेज बन जाती है, बताया था ना कि प्रोजेक्टाइल में जैसे अब इसकी अगर ये वॉल नहीं होती, अगर ये वाली वॉल नहीं होती तो ये कहां जाके गिरता? मान लो इतनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा यहां से। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u इंटू अंडर रूट 2h/g, ये होता है ना। u कितना है? 10 इंटू अंडर रूट 2h, h कितना है? 80/g, g कितना है? 10। समझ में आया? सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 इंटू 2 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 इंटू 10 40 मीटर। मतलब ये इस वॉल से 7 तो ये है 33 मीटर दूर गिरता, इस वॉल से 33 मीटर दूर गिरता। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? हाँ, अब देखो यहां पर लेकिन इसका कोलिजन होगा, तो इसके बाद ये टकरा के ऐसे इधर जाएगा। तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, कि जितना वॉल से इधर गिरता है उतना ही वॉल से उधर गिरना चाहिए, बट उधर भी एक और वॉल है, उधर भी एक और वॉल है ना। इससे 7 मीटर पर इधर फिर एक और वॉल आ गई, ये ऐसे गया, यहां से टकरा के ऐसे आया, तो इससे 7 मीटर पर एक और वॉल आई। अगर ये वॉल नहीं होती यहां पर, मान लो ये वॉल नहीं होती, तो ये ऐसे गिरता इधर, है ना। कितना दूर गिरता? इस वाली वॉल से 33 मीटर गिरता, क्योंकि ये 33 है तो ये भी 33 होता, बट 7 मीटर पे वॉल है एक, ये वाली, तो ये यहां तो गिरेगा नहीं, तो ऐसा ही पाथ ये इधर बनाएगा। समझ में आया क्या? ऐसे ही पाथ ये इधर भी बनाएगा। तो यहां से कितना है? 26 मीटर। 33 में से 7 गया तो ये कितना है? 26 मीटर।
तो यहां से ये 26 मीटर दूर गिरेगा अगर ये वॉल नहीं हो तो 7 कम हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. तो यहां से ये कितना बचा एक्स्ट्रा, ये 26, तो ये भी 26 होना चाहिए पूरा। तो 26 में से 7 गया तो कितना बचा, ये कितना बचा, देखो जगह कम है इसलिए इधर वाली कम दिख रहा है तुम्हें। ये वॉल से कितना दूर गिरा है, 26 में से 7 गया तो कितना बचा, 19। तो 19 उधर गिरेगा, है ना। फिर 19 में से 7 गया तो इधर कितना बचा, फिर 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो 12 इधर गिरेगा, 7 मीटर पर ये है, तो इधर कितना बचा, लास्ट में 5 बचा, तो 5 इधर गिरेगा, मतलब इस वाली वॉल से 5 मीटर दूर गिरेगा। फाइनल आंसर आया 5 मीटर फ्रॉम दिस वॉल, इस वॉल से। ये कौन सी वॉल है, ए या बी, वॉल बी है, इससे 5 मीटर दूर इधर गिरेगा। समझ में आया, या फिर 2 मीटर फ्रॉम दिस वॉल। तो 7 कम करते जाओ, मल्टीपल कोलिजन होंगे, ठीक है। वीडियो ऑफ है अभी भी सबका, वीडियो ऑन कर लो। क्या, देखो यहां से हमने सबसे पहले क्या किया, सर ये प्रोजेक्टाइल का है ना? हाँ ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने रेंज निकाला, है ना। अच्छा कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो बताता हूँ बाद में, पहले ये लिख लो। हटा दूं, Yes, sir. हम्म, C1 देन C2, दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए। देखो इसको मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। एक u की स्पीड से ऊपर थ्रो किया है तो ऐसे गिरेगा, और दूसरा u की स्पीड से ऐसे थ्रो किया है एट सेम एंगल, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये ऐसे गिरेगा, है ना। अब देखो ये तो हमें पता है कि ऊपर फेंकते हैं तब रेंज कम आती है, R1 कम आएगा, और जब नीचे थ्रो करते हैं तो रेंज ज्यादा आती है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 क्या होगा, ux इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, सॉरी ऊपर फेंकेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि g का कंपोनेंट मैंने बताया ना आपको, g के दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे, एक तो gy ऐसे आएगा और gx ऐसे आएगा, है ना। और इसमें इसमें भी g के दो कंपोनेंट आएंगे, gy ऐसे आएगा और gx ऐसे आएगा। तो gx इसमें सपोर्ट करेगा और gx उसमें अपोज करेगा, तो इसकी रेंज क्या आएगी, uxt माइनस हाफ gxt स्क्वायर, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, t होगा 2uy अपॉन gy। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों केस में सेम ही होगा, क्योंकि uy gy दोनों का सेम है ना। ये uy और ये ux, इसका uy भी सेम आएगा और इसका ux, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आएगा दोनों का ux भी सेम है। बट R1 में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और R2 में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसमें इसी तरफ मोशन की तरफ एक्सेलेरेशन है, इसमें x में एक्सेलेरेशन प्लस है, उसमें x में एक्सेलेरेशन माइनस में। समझ में आया क्या, इसमें x एक्सिस इस तरफ है, इसमें x एक्सिस इस तरफ है, ठीक है। तो R2 माइनस R1 निकाल लो यहां से, ये निकल जाएगा इन दोनों इक्वेशन से। उसके अलावा इनकी मैक्सिमम हाइट तो सेम ही आएगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, uy स्क्वायर अपॉन 2gy, ये तो दोनों का सेम ही आएगा, दोनों का uy भी सेम है और gy भी सेम है, तो h1 इक्वल टू h2 आएगा।
ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 और 4 भी सही है। दोनों की मैक्सिमम हाइट तो सेम ही आएगी, ओनली रेंज अलग अलग आएगी। तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो G का कंपोनेंट उसको आगे लेके जाता है। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट सेम है दोनों की, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट सेम है और GY भी सेम है। लिख लिया? लिख लिया? देन क्वेश्चन नंबर C3, देखो इसमें 3 केस है टोटल C3 में। एक सम हाइट से एक ऑब्जेक्ट को u की स्पीड से 8 एंगल थीटा फेंका है। ये केस फर्स्ट है ना। देन केस 2, सेम u की स्पीड से 8 एंगल थीटा फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड थ्रो किया है। और केस 3, ये केस 2 है। देन केस 3, इसी बिल्डिंग से u की स्पीड से 8 एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। मुझे बताओ सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? केस 1 में। ये पूरा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना। अब देखो एक ऑप्शन है यहां पर, मान लो इसमें टाइम लगा T1, इसमें लगा T2, इसमें लगा T3। अब ध्यान से देखो, ये जो टाइम लगा T2, क्या इतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक आने में भी लगेगा, इस जगह तक T2, है ना। क्योंकि u की स्पीड से 8 एंगल थीटा फेंका, उसके बाद ये जो नीचे आ रहा है, यहां पर मैंने बोला था जितने से हम थ्रो करते हैं उतने से वो वापस u की स्पीड से फिर वापस आता है। वो आता है कि नहीं आता है? उतने एंगल थीटा पर, सेम एंगल पर आता है वापस वो। हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं ना, तो जितने एंगल और जितनी स्पीड से थ्रो करते हैं उतने एंगल से वो वापस आता है ग्राउंड पर। तो यहां पर ये फिर से इतने एंगल पर आएगा, ये एंगल भी थीटा होगा और ये स्पीड भी u होगी। तो ये टाइम, ये देखो ये T2 टाइम, और ये टाइम ये कितना है, ये T3 टाइम है। क्या इसको फिर यहां से ग्राउंड पर आने में T3 टाइम और लगेगा इसके इक्वल? देखो यहां के बाद तो ये सेम ही केस है या नहीं है? यहां से बाद और ये इसके बाद केस 1 और केस 3 सेम ही है ना।
समझ में आया क्या यहां तक? तो मैं टोटल इसका जो T1 टाइम है, क्या मैं T1 को ऐसे लिख सकता हूं, यहां से यहां तक तो T2, फिर उसके बाद T3। ये समझ में आ गया सबको? डायरेक्ट आ गया सबको? तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T3 ये हो जाएगा। एक ऑप्शन है T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2 है, क्योंकि T1 इज द सम ऑफ T2 प्लस T3, तो T1 T2 से बड़ा ही आएगा। और दूसरा ऑप्शन है T1 इज ग्रेटर देन T3, ये भी सही है, T1 इन दोनों से भी बड़ा है। समझ में आ गया? वीडियो बहुत कम लोगों ने ऑन किया हुआ है, जल्दी से वीडियो ऑन कर लो और ये लिख लो। वीडियो ऑन करके पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। लिख लिया? क्या? क्यों? ठीक है, कर लो। C5 is a projectile is projected at an angle alpha greater than 45 degree with an initial velocity u। देखो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको अल्फा से थ्रो किया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, और ये एंगल है 45 डिग्री से ज्यादा, ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। द टाइम t एट विच इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल इक्वल द वर्टिकल कंपोनेंट, वो टाइम बताना है जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट vx और vy इक्वल टू vx हो जाए। ऐसा कब होगा? जब vy इक्वल टू vx हो जाएगा, जब ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों कंपोनेंट कब होते हैं इक्वल? जब रिजल्टेंट 45 डिग्री पर हो, है ना, तब vy इक्वल टू vx हो जाएगा। मतलब हमें बताना है, ये टाइम बताना है जब t, हमें बताना है जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाए, है ना, या फिर vy इज इक्वल टू vx हो जाए, दोनों एक ही चीज है। अभी थीटा 45 से ज्यादा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे अब मैं इसके कंपोनेंट लूं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा ux और ये वाला कंपोनेंट आएगा uy। ux होता है u cos थीटा और uy होता है u sin थीटा, है ना। अब देखो जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा है ना, मान लो यहां पर हुआ, तो इस जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और वर्टिकल कंपोनेंट भी जो vy हो जाएगा, वो भी vy इक्वल टू ux हो जाएगा जब ये थीटा 45 डिग्री होगा। एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये जो vy है ये इसके इक्वल होगा ना, तो vy इज इक्वल टू हो जाएगा ux। vy क्या होता है? vy होता है uy माइनस gt इज इक्वल टू ux, ये होगा ना। अरे t टाइम, ये मान लो t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू t पर है,
तो टी टाइम में कितनी स्पीड ये कम हो जाएगी, यू वाई माइनस जी टी, वी वाई इज इक्वल टू वर्टिकल में v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वाली इक्वेशन लगा दो, तो यू वाई माइनस जी टी, यहां से t आ जाएगा, तो g इस जी टी को इधर लेके जाओ, तो जी टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, यू वाई माइनस यू एक्स, है ना। तो यू वाई कितना है, यू वाई इज यू साइन थीटा माइनस यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा इज इक्वल टू जी टी, तो t यहां से आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा, u बाई जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो एक आंसर तो ये आ गया, ये समझ में आ गया सबको। अब देखो ऐसा एक और बार यहां पर भी होगा, 45 डिग्री यहां पर भी होगा, इसके जस्ट अपोजिट ये वाले टाइम पर, जब ये यू एक्स होगा और ये मान लो ये वी वाई डैश है, ये वी वाई डैश है, इस जगह पर ये भी थीटा 45 डिग्री होगा, समझ में आया क्या। यहां पर भी ये वी वाई डैश एक और बार इक्वल होगा, वी वाई डैश इज इक्वल टू, मैं यू एक्स फिर से लिख दूं, दो बार ऐसा होगा ना जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, एक बार यहां पर होगा और एक बार यहां पर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी सोल्व करोगे तो ये जो टाइम आ जाएगा अब इस बार प्लस में आ जाएगा, ये आंसर आएगा u बाई जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको सोल्व करो, ऐसे ही सोल्व करो, वी वाई डैश इज इक्वल टू यू एक्स रखो, वी वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, समझ में आया। तो इस बार प्लस, एक आंसर माइनस में, यहाँ माइनस आएगा, एक उधर प्लस आएगा, लिख लो। सॉरी ये अल्फा है ना, यू एक्स ये अल्फा है, अल्फा की टर्म्स में आएगा, ये एंगल थीटा नहीं अल्फा है, थीटा की जगह अल्फा कर दो सब जगह। हटा दूं, लिख लिया। Then next question is question number 7. A particle is moving with velocity, थर्ड वाला भी बता दो, वेलोसिटी v इज इक्वल टू है k y i कैप
प्लस ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूं मैं के एक्स जे कैप, वेयर के इज ए कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ। ये वेलोसिटी गिवन एक पार्टिकल की, इसके एक पाथ की इक्वेशन हमें बतानी है, ठीक है। सो देखो हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर आई कैप और जे, ये आई कैप का कंपोनेंट है, मतलब ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स जो है वो है के वाई, और वी वाई जो है वो है के एक्स। यहां तक समझ में आया? एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब Vx मतलब क्या होता है? Vx होता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई, और Vy होता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स, है ना। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x एक्सिस इज dx बाई डी टी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y एक्सिस इज dy बाई डी टी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन टू है। हमें इक्वेशन पाथ की इक्वेशन चाहिए, मतलब हमें y वर्सेस x का रिलेशन चाहिए, तो हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करो, इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स अपॉन के वाई, ये आएगा। k से k कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y dy इज इक्वल टू x dx आएगा, है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। टू सी भी एक कांस्टेंट ही है, इसको मैं नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ सी डैश, ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्लास में करवाया मैंने, T1 T2 इज इक्वल टू 2R बाई जी आया था ना फॉर्मूला, ये कराया था ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमांशु क्लास के नोट्स में देख लेना। लिख लिया सेवंथ? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. The next question is question number 8. A water fountain in the ground sprinkles water all around it. वाटर फाउंटेन होता है ना ग्राउंड में, वैसे घूमता रहता है और चारों तरफ वाटर को छोड़ता है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन ये था कि जो पाथ, जो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी गिवन थी के वाई
आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, इसके पाथ की इक्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन था, है ना। तो हमने पाथ की इक्वेशन निकाली थी, मतलब पाथ ये एक्स और वाई दोनों में चल रहा है ना, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन हमने निकाला था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक फाउंटेन है ना, ये स्प्रिंकलर है, इससे वाटर v की स्पीड से ऐसे निकल रहा है। अब देखो ये गोल गोल घूमेगा तो ऐसे चारों तरफ एक पूरा सर्कल बनाएगा वाटर का, बनाएगा नहीं बनाएगा, Yes, sir. है ना। तो जिसकी ये पूरा सर्कल कितना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा, है ना। जिसकी रेडियस होगी इसकी रेंज, इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो इसकी रेंज होगी। ऐसे ऐसे वाटर गिरेगा सब तरफ, समझ में आया। अब मैक्सिमम एरिया अगर कवर करना है तो कितने एंगल पर थ्रो करते हैं, 45 डिग्री पर v की स्पीड से। तो रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो रेंज क्या हो जाएगा, साइन 90 मतलब 1, तो v स्क्वायर बाई जी हो जाएगा रेंज। और ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस। तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो पाई v की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। समझ में आया। हाँ सर। लिख लो। और कोई डाउट है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है, वो उसका आंसर बताना है सर। वो वाला फोन मेरा उस पे रिकॉर्डिंग पर है, वो वाला फोन अभी रिकॉर्डिंग पे जिसमें मेरे ग्रुप है, वो बाद में सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं उसका। तो एनएलएम चैप्टर चल रहा था, है ना। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर दी थी, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होते हैं और बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है, मींस या तो वो रेस्ट पर होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में हमने टेंशन और नॉर्मल कैलकुलेट करना ये सब हम सीख रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक एम मास का ब्लॉक है जो इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट पर है, स्ट्रिंग ने रोका हुआ है इसको। तो हमें स्ट्रिंग में टेंशन, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट टेंशन इन स्ट्रिंग, सेकंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, ये वेज है।
समझ में आया? ज्यादा चलिए राइट। यस, और नॉर्मल नॉर्मल देखो, अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एम मास की बॉडी लेंगे और इसकी एफबीडी बनाएंगे, है ना? तो एफबीडी बनाने से पहले देखो, टेंशन यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगती है, मान लो लग रही टेंशन टी, है ना? अब इसकी एफबीडी बनाते हैं। ये एम मास का ब्लॉक है ना? तो इस पर mg तो देखो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, mg तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगेगा, चाहे कहीं पे भी रखा हो, है ना? तो mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। देखो mg, ठीक है, टेंशन ऐसे लग रही है t, चाहो तो इसको एक पॉइंट मास बना के बना लो कि एक पॉइंट मास है, दिस इज एक पॉइंट मास पार्टिकल, मान लो इसको m मास है इसका, तो mg तो नीचे लग रहा होगा, है ना? टेंशन ऐसे ऊपर लग रही होगी। अब देखो, टेंशन निकालने के लिए हमें mg का एक तो ये वाला कंपोनेंट और नॉर्मल के लिए ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना? तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा? ये एंगल थीटा होगा, किसी को डाउट है क्या? हाँ, ये देखो इधर, ये mg, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा आएगा ना? समझ में आया? म्यूट हो जाओ, किसकी आवाज आ रही? ठीक है, सो mg का ये कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। कोई डाउट है क्या इसमें? है ना? अब नॉर्मल कौन प्रोड्यूस करेगा बताओ, नॉर्मल किस कंपोनेंट की वजह से आएगा इस ब्लॉक पर, mg sin थीटा, mg या mg cos थीटा? mg cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो नॉर्मल इस फोर्स की वजह से लगेगा ऐसे n, ठीक है? मतलब नॉर्मल इस पर ऐसे लगेगा, mg का ये वाला कंपोनेंट आएगा ना mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो टेंशन को तो mg sin थीटा ने बैलेंस किया हुआ है, mg sin थीटा को टेंशन ने बैलेंस किया हुआ है, और mg cos थीटा को नॉर्मल ने बैलेंस किया हुआ है। तो टेंशन कितना आ गया, ये इक्वल टू ये होगा, तो t इज इक्वल टू आ गया mg sin थीटा, और नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया mg cos थीटा। समझ में आ गया?
सर इस चैप्टर का नाम क्या है? क्यों अभी तक इतना चैप्टर हो गया तो उन्हें नाम भी पता नहीं लगा? सर मैं भूल गया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हटा दूं? नो सर। सर शीट नहीं मिली क्या इसकी अभी तक? मिल गई होगी, तुमने देखा नहीं होगा खोल के अभी तक। हटा दूं अब? ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5 मीटर। स्फीयर है और इसका मास है 5 kg। मास कितना है? 5 kg और रेडियस है 5 मीटर। हमें बताना है ये दोनों जगह पर नॉर्मल कितना होगा। फाइंड द नॉर्मल एट द एजेस ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर को सपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे, ऐसे दो वॉल्स के बीच में फंस गया स्फीयर, तो दोनों जगह नॉर्मल लग रहे होंगे। सो कैलकुलेट द नॉर्मल एट द एजेस ऑन द स्फीयर। ये जो कॉर्नर्स है यहां से नॉर्मल कितना लग रहा है स्फीयर पर, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द कॉर्नर्स ऑन द स्फीयर। फोर्टी न्यूटन। यस सर। चेक करते हैं। देखो इधर सबसे पहले नॉर्मल स्फीयर पे मैंने बताया था किधर लगते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द सेंटर, है ना। तो इस जगह नॉर्मल लग रहा होगा एक, तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस जगह नॉर्मल लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो एग्जैक्ट ये कितना आएगा 3 मीटर, ये कितना आएगा 3 मीटर, है ना। अब ये 3 है ये 5 है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। ये 4 होगा, तो 4/3 ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा 53 डिग्री, है ना। tan इनवर्स 4/3 53 डिग्री होता है। अब देखो ये पूरा सिमेट्रिक है, तो मतलब दोनों जगह नॉर्मल सेम ही लग रहे होंगे, एन एन, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना ये।
दोनों एंगल भी सेम है तो नॉर्मल सेम ही लग रहे होंगे। तो दोनों जगह मैंने नॉर्मल कितना लिया, एन एन। अब ये 53 डिग्री है तो ये कितना बचा, ये 90, तो ये 37 डिग्री है ना। तो ये भी 37 डिग्री, ये 37, तो ये भी 37 डिग्री, ये भी 37, तो ये भी 37 डिग्री। दोनों एंगल कितने हैं, 37 डिग्री। समझ में आया। चाहो तो तुम इनको n1 n2 नाम दे दो, हम प्रूफ कर देंगे दोनों इक्वल आएंगे। n1 n2 नाम दे देते हैं। अब इसकी एफबीडी बनाते हैं इस पॉइंट की। इस पॉइंट को मैं पार्टिकल मान लेता हूं 5 kg का। इसका मास कितना है, 5 kg, और दो नॉर्मल ऐसे लग रहे हैं, n1 n2 सेंटर के अलोंग लग रहे हैं, और एक मास लग रहा है नीचे, mg वेट। mg मतलब 50 न्यूटन। और ये एंगल कितना है दोनों, 37 डिग्री 37 डिग्री, और ये मास है 5 kg। ठीक है, तो इसलिए 50 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो देखो n1 का ये कंपोनेंट आएगा एक, और एक कंपोनेंट ये आएगा। ये कितना आएगा, n1 sin 37, ये कितना आएगा, n2 sin 37, है ना। दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि रेस्ट पर है। तो मैं क्या लिखूंगा, n1 sin 37 इज इक्वल टू n2 sin 37। sin 37 से sin 37 कैंसिल, तो n1 इक्वल टू n2 आ गया ना। मैंने बोला था ना इक्वली लगेंगे, इक्वली आएगा। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये दोनों का, इसका भी n1 cos 37 आएगा, प्लस इसका n2 cos 37 आएगा। ये दोनों मिला के 50 को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, n1 cos 37, n1 इक्वल टू n2 को मैं n बोल दूं, दोनों इक्वल ही तो है। तो n cos 37 प्लस n cos 37, 2n cos 37 इज इक्वल टू हो जाएगा 50, है ना। तो 2n इंटू cos 37 कितना होता है, 4/5 इज इक्वल टू 50, 2 से 25 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 5, 125/4 न्यूटन, 125/4 न्यूटन। इतना नॉर्मल लग रहा है दोनों जगह पे सेम। सर स्कूल बहुत बड़ा। सर तो 40 मीटर आंसर नहीं था। क्या, नहीं, ये आंसर तो लिख लिया।
नेक्स्ट टॉपिक लिखो मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो बॉल है, दोनों सेम बॉल है, टेनिस की बॉल है मान लो, ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों टेनिस की बॉल है, दोनों का मास क्या है, सेम। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। दोनों को मुझे रोकना है ऐसे हाथ लगा के। बताओ किस में ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स इसके अंदर क्या मैं बोल सकता हूं अमाउंट ऑफ मोशन इसमें ज्यादा है। मैंने पूछा कौन सी बॉल में ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, अमाउंट ऑफ मोशन मतलब जिसको रोकने में हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, मतलब उसके अंदर मोशन ज्यादा है, मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ मोशन इसके अंदर ज्यादा है ना। मतलब जिस बॉडी में वेलोसिटी ज्यादा होती है उसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होता है। मीन्स अमाउंट ऑफ मोशन वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है? समझ में आया? अब देखो मैंने दो बॉल लिए, एक टेनिस की है और एक लेदर की है। ये हैवी बॉल है और ये लाइटर बॉल है, दोनों की स्पीड सेम है। अब मुझे दोनों को रोकना है, बताओ किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, टेनिस में या लेदर में? लेदर की हैवी बॉल को रोकने के लिए, बट इनकी स्पीड तो सेम है, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, बट मास इसका ज्यादा है। तो किसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में, टेनिस में या लेदर में, किसमें ज्यादा है? हाँ, सेकंड, जिसका मास ज्यादा है। मीन्स अमाउंट ऑफ मोशन मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ हाँ, और ये अमाउंट ऑफ मोशन को ही मोमेंटम बोलते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मोशन होता है उसी क्वांटिटी को बोलते हैं मोमेंटम। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो बताओ उसमें कोई मोमेंटम है क्या? उसमें कोई अमाउंट ऑफ मोशन नहीं है। समझ में आया? सो डेफिनेशन लिखो मोमेंटम की। हाँ, पहले डेफिनेशन लिख लो। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी, amount of motion contained by a body is called momentum. Amount of motion contained by a body is called momentum. और हमने अभी देखा दोनों केसेस, दोनों एग्जांपल से कि अमाउंट ऑफ मोशन मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंबल होता है P। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। It is the product of mass of the body into its velocity. तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? मास की क्या होती है? केजी। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर है?
कर लो ना, उसमें क्या देर लगेगी। हटा दूं? नो सर, नो सर। लिखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। सर आपने डेफिनेशन बताया इसका। हाँ बताया ना, सर अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, वो इस वॉल पर 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक हुआ और फिर से रिबाउंड हो गया विद सेम स्पीड, रिबाउंड विद सेम स्पीड। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। कितना हो जाएगा? हम्म, जीरो तो नहीं आ रहा है किसी का? यस, जीरो आना चाहिए, इसलिए मैंने करवाया क्वेश्चन। देखो जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। देखो मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, वेक्टर तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है इस पे टकराने से पहले? मास कितना है 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप, राइट, मतलब आई कैप। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया 20 आई कैप। फाइनल मोमेंटम कितना, मास कितना है 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है -10 आई कैप। जब ये उधर जाएगा तो वेलोसिटी -10 आई कैप हो जाएगी ना, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा -20 आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल कितना है -20 आई कैप माइनस इनिशियल कितना है 20 आई कैप। तो कितना, जीरो थोड़ा ना आएगा, कितना आएगा -40 आई कैप। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर आएगा 40 केजी मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड तो प्लस में होता है, तो जीरो आंसर आएगा या 40 आएगा? हाँ, समझ में आ गया। सो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए चेंज निकालते वक्त मिस्टेक नहीं करना है, वेक्टर फॉर्म में आपको माइनस करना है, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं करना है कि 20 -20 जीरो, ये स्केलर थोड़ा है। लिख लिया? नो सर, नो सर। कुछ है।
हो गया। अब लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने थर्ड लॉ पढ़ लिया है, फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया है, देन द नेक्स्ट वन इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो ये लो क्या बोलता है, देखो अभी हमने मोमेंटम देखा। मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी। मान लो एक बॉडी है m मास की, इसकी वेलोसिटी है v, तो इसका मोमेंटम इतना होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंटम बढ़ाना है तो वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? और अगर मुझे मोमेंटम कम करना है तो वेलोसिटी को कम भी करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? मींस वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये सब फोर्स करता है। समझ में आया? तो क्या मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूं कि अगर हमें मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज करना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? ज्यादा। और अगर कम लगाओगे तो मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, 2 kg इसका मास है, ठीक है? मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। मान लो केस फर्स्ट, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F। मान लो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन है। F इज इक्वल टू कितना है? 10 न्यूटन। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सेलेरेशन होता है F अपॉन m। पहले कभी पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो बताओ कितना एक्सेलेरेशन आएगा? 10/2, 5 आएगा, 5 आएगा ना? तो मान लो t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? या फिर ये t इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू 1 पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? इस फोर्स की वजह से t इक्वल टू 0 पर मोमेंटम कितना था? 4 kg मीटर पर सेकंड। मास इंटू वेलोसिटी 4। t इक्वल टू 1 पर मोमेंटम कितना हो गया? 2 इंटू 7, 14 हो गया। 4 से 14 हो गया 1 सेकंड में। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब केस 2 देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आएगा, फीलिंग आएगी। अगर मैं फोर्स को लगाऊं 20 न्यूटन, फोर्स को मैंने बढ़ा दिया, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो केस 2 में मुझे बताओ, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और मोमेंटम था 4 kg मीटर पर सेकंड, ये था ना? t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितने से बढ़ जाएगी? 12 से। 10 हो गया ना एक्सेलेरेशन, तो 2 + 10, 1 सेकंड में 10 से बढ़ जाएगी, मतलब 12 हो जाएगी। और मोमेंटम कितना हो जाएगा? यस। तो देखो कितना मोमेंटम चेंज हो गया, 4 से 24 हो गया एक ही सेकंड में, मतलब 20 का मोमेंटम चेंज हो गया। और इस वाले में 4 से 14 मतलब 10 का ही हुआ था। मतलब आपने फोर्स को डबल कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम भी डबल हो गया। समझ में आया क्या? ये सब लिखना नहीं है, मैं फीलिंग के लिए बता रहा था आपको कि यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि
जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी जल्दी जल्दी मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, मोशन के अपोजिट लगाओगे, और मोशन के अलोंग लगाओगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये न्यूटन सेकंड लॉ है कि जितना भी आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम को चेंज होने को क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे बोलेंगे ना। मोमेंटम चेंज होना मतलब कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, उसको कैसे बोलेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। लिखो, स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ, लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, the rate of change of momentum of a body is equal to the external unbalanced force applied. The rate of change of body, the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is equal to the एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। अनबैलेंस्ड क्यों बोला है मैंने, मुझे बताओ? हाँ, जैसे मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है बॉडी, मान लो मैंने आगे भी 10 न्यूटन लगाया और पीछे भी 10 न्यूटन लगाया, ये बैलेंस। बताओ मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए अनबैलेंस लिखना जरूरी है। हाँ, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज करना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स से ही वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब मोमेंटम चेंज होता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रेट ऑफ चेंज कौन बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है ना। मोमेंटम का सिंबल होता है पी, तो पी की रेट टाइम के साथ ऐसे लिखेंगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस डीपी बाई डीटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे? डीपी बाई डीटी, एंड दिस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। सो एफ इज द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स is equal to dp by dt. It is Newton's second law of motion. ये इसका स्टेटमेंट है, समझ में आया? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। अभी रुको, पहले पढ़ो इधर, फिर बाद में लिखना। अब हमें देखो ये पता है P इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, होता है ना। अभी पढ़ा ना, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो डी बाई डी टी, और P की जगह में लिख दूंगा मास इंटू वेलोसिटी। P की जगह लिख दूंगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। देखो मास तो कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही होगा, तो मास आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो अलग हो जाता है। फिर क्या बचेगा? डी बाई डी टी ऑफ वी, ये बचेगा ना। ये क्या होता है? डीवी बाई डी क्या होता है बताओ? एक्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आया फॉर्मूला? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है ना। तो ऐसे प्रूफ करना है इसको। प्रूव दैट एफ इज इक्वल, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूफ एफ इक्वल टू एम ए। समझ में आया? अब यहां से देखो हम एफ फोर्स की ऐसा यूनिट बताएंगे। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये तो हमने पहले से ही लिख लिया था। एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। ऐसा यूनिट क्या होगी फोर्स की? मास की क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की क्या होगी?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं न्यूटन। जो अभी तक हम क्वेश्चंस में न्यूटन न्यूटन बोल रहे थे ना कि वेट न्यूटन में होता है, जैसे 5 केजी का वेट 50 न्यूटन होता है, समझ में आया। दैट इज न्यूटन क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी इज मास, यूनिट ऑफ मास, एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। इसको हम न्यूटन एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया है, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। सीजीएस यूनिट क्या होगा, मास की क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे डाइन। ठीक है, यहां तक लिखो। डन। नो सर, देखो ना। रुको जरा सर। हमारे को लिख लिया। अब देखो ये ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट भी आ गई। ठीक है, सो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना। सो 1 केजी में कितने के ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, कितने जीरो हो गए, 5, 10⁵ इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आया, 10⁵ डाइन। ठीक है, एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये होती है केजीएफ। ये जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। इसका मीनिंग समझाता हूं अभी मैं। और किलोग्राम वेट, केजीडब्ल्यूटी, दोनों एक ही चीज है, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। अब इसका मीनिंग समझो फिर लिखना बाद में सब। जैसे मान लो मैंने मेरे सर पे 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मेरे सर पे, है ना। आपने मुझसे पूछा सर ये कितना वेट रखा हुआ है आपके ऊपर, तो मैं उसको 1 केजी बोलूंगा क्या, केजी तो मास की यूनिट है ना। या तो मैं उसको बोलूंगा 9.8 न्यूटन, है ना। या तो मैं उसको 1 केजी का वेट कितना होता है, वेट ऑफ 1 केजी। जैसे मान लो मैंने मेरे सर पे रख दिया है, ठीक है, ये मैंने मेरे सर पे रख दिया 1 केजी, तो इसका वेट कितना होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, 9.
9.8 न्यूटन, है ना। तो मैंने मेरे सर पे 1 केजी रख दिया। आपने पूछा सर कितना वेट रखा हुआ है, तो मैं 1 केजी बोलूंगा तो ये तो गलत है ना। आपने तो वेट पूछा है, मास थोड़ा ना पूछा है। अगर आप पूछोगे कितना मास रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा 1 केजी। आपने पूछा है कितना वेट रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा मेरे सर पे 9.8 न्यूटन रखा हुआ है ना। तो उसको मैं 9.8 न्यूटन की जगह मैं उसको 1 केजीएफ भी बोल सकता हूं। मैंने मेरे सर पे 1 केजी रखा हुआ है ना, तो उसको मैं 1 केजीएफ भी बोल सकता हूं। सो व्हाट इज 1 केजीएफ? इट इज द वेट ऑफ 1 किलोग्राम। समझ में आ गया? व्हाट इज 1 केजीएफ? ये भी एक फोर्स की यूनिट है, फोर्स को मेजर करते हैं हम इसमें। तो जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो उसमें रीडिंग केजी में आती है ना, तो आपसे पूछा जाता है वेट कितना है, तो आप केजी में बोलते हो, केजी में नहीं केजीएफ में बोला करो। जैसे मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ तो मेरी रीडिंग आई 65 केजी, नहीं केजीएफ। समझ में आया? व्हाट इज 65 केजीएफ? इट इज द वेट ऑफ 65 किलोग्राम बॉडी। समझ में आया? सो 1 केजीएफ इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है? 1 केजीएफ इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है? हाँ, 1 केजीएफ इज, इट इज द, लिखते जाओ, वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी, 1 किलोग्राम बॉडी। तो कितना होगा 1 केजीएफ का वेट? 9.8 न्यूटन। समझ में आया? वैसे जीएफ भी होता है, ग्राम फोर्स, ठीक है। सो इट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम बॉडी। 1 ग्राम बॉडी का कितना वेट होगा न्यूटन में? कितना होगा? 1 ग्राम मतलब 1/1000 किलोग्राम इंटू 9.8, इतना तो न्यूटन में होगा, है ना। इतना तो न्यूटन में होगा। डाइन में कितना होगा? 1/1000 इंटू 9.8 इंटू 10⁵ डाइन, सॉरी डाइन। तो पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो और आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होंगे तो कितना आएगा? 980 डाइन। न्यूटन में इतना आएगा और डाइन में 980 डाइन आएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन के लिए 1 केजीएफ को 9.8 न्यूटन को 10 न्यूटन भी ले लेते हैं। जब हमें जी की वैल्यू 10 लेनी होती है तब हम 1 केजीएफ को कितना ले लेंगे? 10 न्यूटन। समझ में आया? हाँ, अप्रोक्स वैल्यू, ये अप्रोक्स साइन है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है केजीएफ क्या होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। डन। अब देखो, अब जैसे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, इक्विलिब्रियम वाले, रेस्ट वाले, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो जैसे मान लो
सिंपल से स्टार्ट करूंगा एकदम। फाइंड एक्सेलेरेशन, फाइंड एक्सेलेरेशन। ठीक है, फाइंड एक्सेलेरेशन कितना आएगा? बट फिर भी मैं चाहता हूं एक बार तुम इसकी एफबीडी बनाओ। सही आंसर, इसकी एफबीडी अगर मैं बनाऊं, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना। सो 10 न्यूटन तो ये लग रहा है, एक इसका वेट नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल इधर लग रहा है। तो देखो नॉर्मल और 20 न्यूटन तो बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, है ना। बट इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है 10 न्यूटन, तो इस फोर्स की वजह से ये इधर जाएगा, इसमें एक्सेलेरेशन आएगा इधर। और कितना आएगा एक्सेलेरेशन? नेट फोर्स बाय मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बताओ नॉर्मल और एक्सेलेरेशन। नहीं, थ्री नहीं है। फोर है। और नॉर्मल? So normal 26 Newton. यस। देखो इसकी अगर हम एफबीडी, इसके फोर्स के कंपोनेंट लें तो एक फोर्स इसे लग रहा होगा, एक तो ये ऐसे लग रहा है ना, तो एक फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा और एक ऐसे लग रहा होगा कंपोनेंट इसकी, और एक ऐसे लग रहा होगा, है ना। ठीक है। सो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं 2 kg की, तो एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। बताओ ये वाला कितना लग रहा होगा? 10 cos 37, है ना। और ये वाला फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट नीचे भी लग रहा है। मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, ऐसे एंगल पे, तो एक तो ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। मैं थोड़ा दबा भी रहा हूं उसको, है ना। सो एक ये लग रहा है 10 sin 37, नीचे mg कितना लग रहा है 20, और एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर। तो बताओ n इक्वल टू 20 होगा क्या? नहीं। अब ये वैल्यू निकाल लो एक बार। 2 kg, 10 cos 37 होता है 8, 10 sin 37 होगा 6, नीचे 20, ऊपर नॉर्मल। तो देखो ये टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि y एक्सिस में तो ये रेस्ट पर है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो क्या लिखूंगा? n, अपवर्ड तो n ही लग रहा है, नीचे कौन कौन लग रहा है 20, और एक ये 6 भी नीचे लग रहा है।
तो नॉर्मल हो गया 26 इस बार। बट एक्स एक्सिस में ये अकेला फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, तो एक्सेलेरेशन आएगा इसकी वजह से इस ब्लॉक में इधर, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा 8/2। समझ में आया? तो इस हमने क्या किया, इस फोर्स के कंपोनेंट लिए अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स में एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस में फोर्स उतना ही मानेंगे जो एक्स में लग रहा है। एक्स में कितना फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, है ना, और वाई में -6 न्यूटन लग रहा है, वो इस ब्लॉक को नीचे दबा रहा है, उससे नॉर्मल बढ़ जाएगा 20 से 26 हो जाएगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल कितना था 20, इसमें कितना हो गया 26, क्योंकि फोर्स इंक्लाइंड लग रहा है तो उसको दबा रहा है थोड़ा। समझ में आया? हम्म। कैलकुलेट करो एक्सेलेरेशन और नॉर्मल। आ गया? चेक करते। देखो कंपोनेंट ले लेंगे, ये 7 kg, तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। अब कंपोनेंट लेने की प्रैक्टिस तो बहुत हो गई है, देखो है ना, दोनों कैसे आएंगे, इसका आएगा 50 cos 37 मतलब 40 न्यूटन, ये आएगा 30 न्यूटन, इसका 50 cos 53 मतलब ये आएगा 12 न्यूटन और ये आएगा 16 न्यूटन, नीचे 70 न्यूटन और ये ऊपर नॉर्मल। सबको ये बनाना आता है ना? सर हाँ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है? जिधर बड़ा फोर्स है, देखो मुझे बताओ 40 बड़ा है या 12 बड़ा है? 40, तो 40 राइट में लग रहा है तो उधर ब्लॉक जाएगा, है ना। अब देखो वर्टिकल में तो सब बैलेंस है, तो टोटल अप, पहले नॉर्मल निकालो, टोटल अपवर्ड, अपवर्ड कौन कौन लग रहा है n, बाकी सब डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या है 70 प्लस 30 प्लस 16 मतलब 116 न्यूटन, ये आया था कि नॉर्मल।
एक्सेलेरेशन क्या आएगा 40 माइनस 12, नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स 40 और ये रोक रहा है -12, ठीक है, ये अपोजिट लग रहा है इसलिए -12 अपॉन 7, यस, आ गया समझ में। Yes, sir. हम्म, मास m है, एंगल थीटा है, एंगल इज थीटा, थीटा की टर्म्स में देना है। यस, ये जिसका आंसर आया ये सही है और ये आएगा g sin थीटा, ठीक है। देखो कैसे, देखो m मास की एवरीडी बनाए हम, तो देखो mg तो डाउनवर्ड ही लगता है, mg तो डाउनवर्ड ही लगता है ना, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, है ना। तो ये m मास का जो ब्लॉक है इस पर mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर आएगा mg cos थीटा, ये वाले कंपोनेंट से ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे पुश करेगा इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलर, तो यही कंपोनेंट नॉर्मल क्रिएट करेगा ना। मैंने पूछा कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन को कितने फोर्स से दबा रहा है, mg cos थीटा से कि mg से, mg cos थीटा परपेंडिकुलर वाला फोर्स देखते हैं, तो क्योंकि ये सरफेस है ना ये वाली, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये है, तो यही नॉर्मल क्रिएट करेगा n, और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। अब देखो इसको तो कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, कोई अपोजिट में कोई फोर्स है ही नहीं जो इसको रोके, तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक नीचे जाएगा, नीचे स्लाइड होगा ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल तो आ गया, देखो ये नॉर्मल और mg cos थीटा, तो नॉर्मल तो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना, और एक्सलेशन आएगा ये इस अलोंग द प्लेन आएगा mg sin थीटा अपॉन मास, एक्सलेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा अपॉन मास, तो एक्सलेशन आ गया g sin थीटा, किस तरफ, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, आया समझ में। Yes, sir.
यस। नहीं, 6 आएगा नॉर्मल। देखो अब ये कैसे करेंगे। देखो ये तो पक्का है दोनों साथ साथ ही चलेंगे, मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आएगा, है ना। सो दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों एक ही सिस्टम में, मतलब तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा 10/5। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। हाँ अब देखो ये भी इससे चल रहा है, ये भी इससे चल रहा है, तो किसी भी एक ब्लॉक की एफबीडी बना लो। जैसे अगर मैं 3 kg ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं तो ये 3 kg ब्लॉक है, इसमें एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। बताओ कौन से फोर्स से ये राइट में चल रहा है, कौन लगा रहा है इस पे फोर्स। और नॉर्मल किसने लगाया 2 kg ने, तो 2 kg ने इसमें नॉर्मल लगाया होगा ऐसे, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ये mg मतलब 30 न्यूटन और एक और ये वाला नॉर्मल, ये दोनों दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे भी बैलेंस हो जाते हैं, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो है ना। समझ में आया। हाँ अब देखो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये होता है ना। तो इस 3 kg पर कितना फोर्स लग रहा है n, इसका मास कितना है 3, एक्सेलेरेशन कितना है 2, तो नॉर्मल कितना आया 6 न्यूटन। समझ में आया, आगे समझ में। या फिर 2 kg की एफबीडी बना लो, 2 kg की एफबीडी बना लो। 2 kg पर 10 न्यूटन तो ऐसे लग रहा था, एक नॉर्मल 3 kg भी लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। समझ में आया। और इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ है, तो मुझे बताओ 10 बड़ा या n बड़ा, क्या बड़ा है 10, क्योंकि राइट में जा रहा है ना ये। तो क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है ना, तो नेट फोर्स क्या लिखूंगा 10 माइनस n इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 2, तो 2 इंटू 4 तो m इज इक्वल टू आ गया 6 न्यूटन। देखो इससे भी वही आंसर आ गया, किसी भी एक की एवरेडी बना दो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। हाँ सर। देखो गरम लिखो।
ये एक और करो। नॉर्मल बिटवीन, बिटवीन लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन 3 है ना। हाँ, पहले वाले जो ब्लॉक्स का 6 है। नहीं 6 नहीं आएगा, 3 है ना एक्सेलेरेशन, तो 24 आएगा। यस 24 आएगा, फिर इसमें आएगा 15 आएगा इन दोनों के बीच में। चलो देखो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, तीनों साथ साथ ही चलेंगे तो 30/5 + 3 + 2, टोटल मास कितना चल रहा है 10 kg, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब एफबीडी बनाना है, तो देखो 5 सबसे लास्ट से शुरू हो जाओ, 5 kg की एफबीडी बनाओ नॉर्मल निकालने के लिए। तो अगर मैं 5 kg की एफबीडी बनाऊं तो ये 5 kg है, ये इधर चल रहा है कितने एक्सेलेरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लो इसमें नॉर्मल लग रहा है n2, तो एक ही फोर्स लग रहा है इसमें, तो n2 ये किसने लगाया, 3 kg ने, दिस इज n2, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, n2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन 15 न्यूटन। समझ में आ गया। हाँ, अब सेकंड लास्ट 3 kg की एफबीडी बना दो। 3 kg पर n2 ऐसे लग रहा होगा जो 5 kg लगा रहा है, और n1 ऐसे लग रहा होगा जो 2 kg लगा रहा है, n1, और ये इधर जा रहा है, तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, n1 या n2। तो क्या लिखेंगे, n1 माइनस n2, ये तो नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास 3 है, एक्सेलेरेशन भी 3 है, तो n1 माइनस n2 कितना आया था 15 इज इक्वल टू 9, तो n1 इज इक्वल टू आएगा 24 न्यूटन। समझ में आ गया। यस सर। अब देखो एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं जिससे विदाउट पेन आंसर आएगा। लिख रहे हो क्या, पहले लिख रहे हो तो मैं बाद में बताता हूँ। एक मिनट रुको सर। लिख लिया। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है विदाउट पेन। देखो एक्सेलेरेशन तो डायरेक्ट आ जाता है, 5 + 3 + 2 10 kg, 30/10, 3 आ गया एक्सेलेरेशन। यहां तक समझ में आ गया, ये तो विदाउट पेन आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब तीनों 3-3 के एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं, तो ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से चलना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 6 न्यूटन का, है ना। 2 kg के ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से चलना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 6 न्यूटन का, है ना। लग कितना रहे 30, तो 30 में से 6 तो ये खा लेगा, तो बचेगा कितना 24, तो 24 इस पे लगेगा 3 kg पे,
तो देखो आंसर आ गया 24 नॉर्मल। समझ में आया? अब 3 kg भी 3 से चल रहा है, तो 3 kg को 3 से चलना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो कितना फोर्स चाहिए? 9। हाँ, तो इस पे लग रहा है 24। 24 में से 9 ये खा लेगा तो बचेगा 15, वो इस पे लगेगा। समझ में आया? तो देखो वो आ गया 15 न्यूटन। आया समझ में? और अब मुझे बताओ 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको 3 से चलना है, तो कितना फोर्स चाहिए? 15। और लग भी 15 ही रहा है, तो आगे कितना बचा? 0। देखो इधर कोई फोर्स है क्या? 0। समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर लो। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें क्या निकालना है? हमें टेंशन निकालना है। यस। सर T1 16 है 14 आएगा। और T2 T2 10 आएगा। ये सर 14 डायरेक्ट किया है या फिर, बट इसको अभी एफबीडी बनाने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो एफबीडी भी बनाओ। डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट निकाल लो, बट एफबीडी भी बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए एफबीडी बनाने की। पूरे फिजिक्स में दोनों साल 11 12 में एफबीडी बनाना है पूरे साल, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सो डायरेक्ट भी कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 20/10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अब ये 3 kg ये सब 2 से चल रहे हैं, तो 3 kg को 2 से चलना है तो कितना फोर्स चाहिए? 6। तो लग 20 रहा है, तो 6 ये खा लेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 14, है ना? तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगी 14। अब ये 2 kg, इसको 2 से चलना है तो कितना फोर्स चाहिए? 4 का। लग 14 रहा है, तो 14 में से 4 ये खा लेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 10। समझ में आया? बट एक बार एफबीडी भी बना लो। 5 kg की अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो 5 kg पर, हाँ देखो टेंशन कैसे बताते हैं? टेंशन हमेशा इनवर्ड लगता है दोनों स्ट्रिंग के अंदर, अंदर की तरफ लगता है। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, है ना? सो 5 kg पर टेंशन T2 ऐसे लग रहा होगा, ये अकेला लग रहा है इसमें, तो T2 इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन है इधर कितना है? 2, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 2 10 न्यूटन, है ना? ऐसे 2 kg की एफबीडी बना दो। 2 kg की एफबीडी पर दोनों तरफ से टेंशन लग रही, इधर से T1 इधर से T2। बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, T1 या T2? हाँ, क्योंकि राइट में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? T1 - T2 इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2।
तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 प्लस 4 मतलब 14 न्यूटन। समझ में आ गया? लिख लो। डन। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें होमवर्क भेजूंगा, वो करके लाना।